नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशीपुर रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर और रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कार्बेट की ओर से आयोजित कन्याश्री योजना के तहत रोटरी मंडल के 19 नगरों में छात्राओं को 2100 साइकिलों के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत काशीपुर ब्लॉक क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर 200 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। काशीपुर से आप रुद्रपुर जाते थे, पहले किस प्रकार की सड़क होती थी। यहाँ से आप हरिद्वार जाते थे, आपको किस प्रकार की सड़क दिखाई देती थी। आज हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आने वाले समय में आपको यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए, यहाँ से देहरादून जाने के लिए जो आपको यहाँ से 3 घंटे का समय लगता है, उसमें से 1 घंटे का कम समय होने वाला है। कि सीधे यहाँ से आपका नजीबाबाद से लेकर सीधे हमारे काशीपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला, जसपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला सीधा बाईपास बनाया जा रहा है। उसके लिए धनराशि स्वीकृत हो। रोटरी क्लब रामनगर कार्बेट सिटी के तत्वाधान में कन्याश्री योजना के तहत गरीब और निर्धन छात्राओं को 20 साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत सिंह रावत ने किया। इस दौरान रावत ने क्लब के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। दरअसल ये साइकिलें उन गरीब छात्राओं को बांटी गई हैं जो संसाधनों के अभाव में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल काफी कठिनाइयों से पहुंचती हैं। ऐसी छात्राओं के लिए क्लब की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो रोटरी क्लब रामनगर कार्बेट सिटी के तत्वाधान में कन्याश्री योजना के तहत गरीब और निर्धन छात्राओं को 20 साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत सिंह रावत ने किया। इस दौरान रावत ने सभी गरीब और निर्धन बालिकाओं को साइकिलें वितरित की। ये हमारा रोटरी क्लब की तरफ से हमारे गवर्नर ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट 3110 के गवर्नर ने एक प्रोग्राम रखा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीब 2100-2200 साइकिलों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हम रामनगर क्लब की तरफ से 20 साइकिलों का वितरण कर रहे हैं। ये साइकिलें हम उन गरीब कन्याओं के लिए हैं जो कक्षा 9 से 11 तक की हैं और जिनके पास जो पैदल स्कूल में आती हैं और उनके घरों में शायद मोटरसाइकिल या कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो आ जा सकते। देखिए, रोटरी एक विख्यात जो है NGO है जो हमेशा समाज में ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करते रहती है। उसी क्रम में आज यहाँ पर भी रामनगर के रोटरी बंधुओं द्वारा हमारी बच्चियों को साइकिल प्रदान की गई है। जो साइकिल उन बच्चियों की उम्मीदों को, उनकी आशाओं को गति देगी, रफ्तार देगी और उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का काम करेगी। इसके लिए मैं रोटरी क्लब को। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। धन सिंह रावत ने कहा कि इन 100 दिनों में लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा गया। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जनपदों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों में 100% डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि पहाड़ों में ही पहाड़ वासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं के मेडिकल कॉलेजों में भी हर एक फैसिलिटी को मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में एम्स के लिए भी जमीन उपलब्ध करा दी गई है। आज सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और इन 100 दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक बड़ी लकीरें खींची। हम लोगों ने लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा है और मैं कह सकता हूँ कि इन 100 दिनों में अब जो हमारे पर्वतीय 10 जिले हैं वहाँ MBBS डॉक्टरों की जो है 100% जो है हो गई है। हम लोगों ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और
उधम सिंह नगर का मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज, तीनों के काम अब शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेज अब बन रहे हैं। अल्मोड़ा कॉलेज जो है अब फंक्शन में आ गया है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से कुमाऊं में सैटेलाइट एम्स की शाखा का काम भी अब उसकी ज़मीन पूरी हो गई, देख ली है, वो भी अब शुरू हो जाएगा। मॉनसून को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग की ओर से की गई तैयारियों के संबंध में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर जनपद के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। प्रत्येक कक्ष 24 घंटे 7 दिन कार्यरत रहेंगे, जो आपदा की स्थिति में पल पल का अपडेट मुख्यालय को भेजेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तराखंड में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जून से और 18 और 15 अक्टूबर तक मानसून अवधि में वर्षा और बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील है। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027 0222700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी हमने स्थापना की है, जिसपे कि हमारे जो नियंत्रण प्रभारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं और सिंचाई अधिकारी हैं, वो आपस में सूचना का आदान। जहां एक और उत्तराखंड में मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है, तो वहीं कुमाऊं में बरसात के चलते डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक पहल की गई है, जिसमें पुलिस की ओर से आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं। इसमें हर पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ जुड़कर कार्य करने वाले युवाओं का पुलिस की ओर से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और पुलिस का आईडी कार्ड भी उन्हें दिया जा रहा है। इसके अलावा उन सभी को आपदा की किट भी दी जा रही, जिसमें वो सभी जरूरी सामान है जो आपदा के समय काम में आता है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीआईजी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो इन सभी आपदा मित्रों को उस स्थान पर तत्काल भेजा जाएगा, ताकि लोगों को तुरंत मदद मिल सके। इसमें आपदा मित्र काफ़ी एक कारगर योजना है, जिसमें जो लोकल यूथ्स है, जिनको लोकल टेरेन, लोकल चीज़ें सबकी जानकारी होती है, लोकल सामान उनके पास होता है, तो उनको जस्ट एक मोटिवेट करके हम एक 7 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो युवा होते हैं और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनको पुलिस लाइन में 7 दिन की एक सामान्य ट्रेनिंग जो है, जो हमारे आपदा प्रशिक्षित पुलिस के कर्मचारी है और जो है आपदा विभाग के भी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा 7 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक आपदा किट दी जाती है। जो आपदा किट जो है, जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह, अगर इसमें जो फर्स्ट एड और बाकी जो एक फोल्डिंग स्ट्रेचर है, कटर है, लाइट्स है, तो ये तत्काल मौके पर वो पहुँचे, इनका रजिस्ट्रेशन थानों में किया जाता है और वो उस थाने में रजिस्टर्ड आपदा मित्र होते हैं। इनको पुलिस का आई कार्ड देकर जो है, जब भी जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है, तत्काल इनको कॉल करके जो है एक ब्रॉडकास्ट SMS के माध्यम से एक मैसेज जाता है कि आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो उनकी वहाँ सेवाएं ली जाती है। मदद भेजी जाएगी और उस स्थिति से निपटा जाएगा। हल्द्वानी के कुमाऊं में पिछले कई घंटों से हो रही भारी बारिश को लेकर डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने मंडल के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि बरसात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहे और कोई भी अनावश्यक पहाड़ों पर न जाएं।
ये हम लोग जो है लगातार जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर डिपार्टमेंट है, उससे संपर्क में है और इस बार जो है बहुत प्रिसाइज हमको फोरकास्टिंग मिल रही है। तो 2 दिन से हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि कहाँ कितनी बारिश हो रही है। तो बागेश्वर में कुछ ज़्यादा जो है बारिश हुई है। कल जो है इसमें आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई है और जो है कुछ पुलिया भी जो है 3 बंद हुए हैं और बाकी कुछ रास्ते जो है वो बंद है। तो उसमें ऑल्टरनेट रास्ते हमने खोल दिए। तो आवागमन हालांकि सुचारू चल रहा है, सामान्य आवागमन है बागेश्वर में। थोड़ा बरसात अभी रुकी हुई है लेकिन फिर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और हम लोग पूरे इसमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगातार सभी ज़िलों में आपदा को लेकर जो तैयारी है वो पूरी है कि थाने चौकियों में जो आपदा के इक्विपमेंट्स है, जो इमरजेंसी लाइट है, कुछ सैटेलाइट फ़ोन्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, तो ये सुचारू। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही, जिससे गंगा उफान पर आती हुई दिखाई दे रही। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मुनादी कर गंगा तटों के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तहसील में 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। बता दें कि उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक देने के बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा। तमाम गंगा घाट गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से जलमग्न हो गए हैं। देखिए, मानसून सत्र के दौरान हमने जो है 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है तथा उसमें कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त जो लो लाइंग एरिया क्षेत्र हैं हमारे, जहां पूर्व में बाढ़ देखी गई है, उन एरिया का चिन्हीकरण करके वहां लगातार मुनादी की जा रही है। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर भी पुलिस और जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से ये देख रहा है कि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे चंद्रभागा वाला क्षेत्र हुआ हमारा, साहब नगर में कुछ थोड़ा सा पैच ऐसा है जहाँ पर इस तरह की समस्या रहती है। हरिपुर कला, गौरी माफी, इन क्षेत्रों में लगातार दृष्टि रखी जा रही है कि उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें, बारिश से खेत, खलिहान, रोड, मकान सब जलमग्न हो गए हैं। उधर जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जल निकासी को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। झनकर, झनकैया, इन सारी जगहों में क्योंकि अभी बरसात की शुरुआत ही हो रही है, यहाँ पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। और ये जलभराव कहीं ना कहीं लोगों द्वारा जो अतिक्रमण कर दिया गया नालों में और कल्वर्ट्स वगैरह में, उसके कारण ये पैदा हुआ है। तो मैं आज इसका मेरे को जिन्होंने ज्ञापन दिया, इसके माध्यम से मैं कल जेसीबी ले जाकर जहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा होगा उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और पानी का प्रॉपर ड्रेनेज किया जाएगा ताकि कहीं भी जलभराव 2 दिन की बरसात में बहुत ज़्यादा जलभराव की स्थिति पूरे खटीमा क्षेत्र में हो गई है। तो खितलसंडा के लोग थे, सब आए थे, इनके साथ गए हैं और वो जिन्होंने पानी रोकने की जो अवैध निर्माण है उसको हटाएंगे और पानी निकासी की बात करेंगे। उसके साथ ही NH जो बना है नया, उसमें बहुत जलभराव की स्थिति है। तो अभी NH के अधिकारी को बुलाया है, उपजिलाधिकारी और मैं, हम लोग जाकर वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं जैसे पानी। जनपद पौड़ी के थली सैंड के अंतर्गत आने वाले टीला गांव में सुबह से हो रही बारिश के बाद कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि खेतों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने इस संबंध में एक टीम को मौके पर भेजा है, जो कि क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करेगी। थलीसैंड में टीला ग्राम पंचायत में अभी सुबह से कुछ विजुअल्स आ रहे, शिकायत प्राप्त हो रही है कि वहाँ पर जो है कुछ लैंडस्लाइड हो गया है और उसमें कुछ मकानों के सामने मलबा भी आ गया है। किसी का जीवित हानि क्षति नहीं हुआ है अभी तक और किसी का भवन का क्षति भी नहीं हुआ है। फिर भी एक टीम जो है वहाँ पर भेजकर जो भी क्षति हुआ है उसका आकलन के लिए एक टीम भेजकर उसका आकलन किया जाएगा और उसके पश्चात जो भी आर्थिक सहायता आपदा के SDRF के मानकों के अनुरूप उनका अनुमन्य है वो स्वीकृत करते उनको धनराशि।
अब अगर थानेदार और चौकी इंचार्ज आपकी शिकायत नहीं सुन रहे और एसएसपी स्तर से भी आपका निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब डीआईजी का जनता दरबार व्हाट्सएप पर भी लगने जा रहा है। शनिवार से इस जनता दरबार की विधिवत शुरुआत कर दी जाएगी। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने इसकी जानकारी दी है। एक जो है यहाँ मेरे द्वारा हर शनिवार को जो है एक यहाँ पर जनता दरबार जो है मेरे हल्द्वानी के कक्ष के वहाँ लिया जाएगा, जो कि जो भी कुमाऊँ रीजन से जो भी पुलिस से संबंधित जो भी शिकायत करना चाहता है तो हल्द्वानी इधर मेरे कैंप ऑफिस से 10 से 7 बजे तक आ सकता है। और अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता है दूर दराज से तो ये नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ उसके माध्यम से वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से भी जो है वो अपना वीडियो कॉल करके भी अपनी शिकायत दे सकता है, व्हाट्सएप से अपनी शिकायत दे सकता है। तो ये नंबर अभी इसीलिए जारी किया गया है। इवन जो अगर कोई रोज़ाना जो हमारे पास कंप्लेंट आती है तो उसको भी इस नंबर के माध्यम से वो एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि आपकी शिकायत दर्ज की गई है और जो है आपके आयो ये है और इतने दिन में आपकी शिकायत का निस्तारण हो जाएगा। तो ये एक जनता से बेहतर होम डिलीवरी का एक तरीका है जो जनता ट्रांसपेरेंसी लाने का। देहरादून में डीएम आर राजेश की ओर से स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पाया कि विभागों की ओर से समन्वय के साथ काम नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के खोदे हुए गड्ढों को खुला ही छोड़ दिया जाता है, जिससे जानमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। इस ढिलाई को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक जेई को बर्खास्त भी किया है और कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की ढिलाई पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिटी के कार्य जून 2023 तक ख़त्म होने हैं और कतिपय ये देखने को मिला है कि विभागों द्वारा जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से कार्य किया नहीं जा रहा है। तो इसके संबंध में कई बार विभागों के साथ जो विभाग स्मार्ट सिटी के वर्क्स में इन्वॉल्व हैं उनके साथ लगातार हमने मीटिंग की है और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश भी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जैसे कल मैं निरीक्षण पे था और एक आध जगह पे नाली का काम चल रहा था परेड ग्राउंड के ऑपोजिट और कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया और पूरे नाली को पूरे उस स्ट्रेच को खोद के वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान होना स्वाभाविक था। और इसी वजह से मैंने अभी जितने भी स्मार्ट सिटी के कार्य हैं और जितने भी दूसरे वर्क्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में टेकअप किए जा रहे हैं मानसून की अवधि में, उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मैंने ओवरऑल एक ओवरआर्चिंग निगरानी रहेगी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत। और किसी भी प्रकार की ढिलाई पाई जाएगी कार्य करने की गुणवत्ता में तो उनके खिलाफ संबंधित विभागों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करें। बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैया लाल नाम के शख्स की दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते अब इस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के जेल रोड चौराहे से लेकर कालाढूंगी चौराहे तक जुलूस निकाला और हत्यारे का पुतला दहन कर हत्याकांड के विरुद्ध अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मौके पर बजरंग दल के नेताओं का कहना था कि राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से हिंदू युवक की निर्मम हत्या की गई है उससे देश में बेहद गुस्सा है और अब इस तरह की घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपने राजस्थान उदयपुर में एक अपने हिंदू टेलर की जो इस्लामिक जादू रियाज और गौस नाम के दो उन्होंने कपड़े की नाप लेने के बहाने से उसके धारदार हथियार से गला काटकर जो उसकी हत्या की है और वो तड़पता रहा है। उसका 26 जगह वार हुए हैं और उसका एक हाथ काटा गया और उसकी हत्या हो गई। तो उसके विरोध में आज पूरे अपने देश के अंदर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आह्वान था। ये हल्द्वानी जिले के अंदर में भी आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संग हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं
और अपने हिंदू समाज को जगाना चाहते हैं कि अगर आज नहीं जागे तो कल को आने वाले समय में ना जाने ऐसे कितने हिंदुओं की गर्दन कटेगी। और दूसरा, हम इस सभा के माध्यम से, इस पुतला दहन के कार्यक्रम से ये संदेश पूरे देश को और इस जिहादी मानसिकता को बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कारनामा करने की कोशिश दोबारा की तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने स्तर से जिहादियों से निपटने के लिए सक्षम है। तो बताया कि राजस्थान के अंदर इतनी निंदनीय घटना इस्लामिक आतंकवादी जिहादी आतंकवादियों ने की है। इसके लिए जो विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, आज उनके लिए श्रद्धांजलि है उस कन्हैया लाल जी के मरण के ऊपर। और हम सभी ये कहते हैं कि अब मरने के लिए नहीं, मारेंगे हम। ये मैं पूरा हल्द्वानी के इस ग्राउंड से चैलेंज करते हैं कि हम मारेंगे, मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और कोई भी हिंदू बजरंग दल का कार्यकर्ता यहाँ मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई इस्लामिक आतंकवाद ऐसे किसी के घरों में आता है, कहीं पर आता है, तो हर हिंदू को उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना पड़ेगा हर एक को। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम बजरंगी सबके सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ऐसे कन्हैया को अब दोबारा कोई कन्हैया लाल ऐसे शहीद बलिदान नहीं होगा ऐसे इस्लामिक जिहादियों के बीच में, हमारा कहना ये है। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग ने जन सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यकों के कई मामलों का निस्तारण किया। सर्किट हाउस में आयोजित आयोग की जन सुनवाई में सड़क, बिजली, पानी, अवैध कब्जे और पारिवारिक समस्या सहित कई जन समस्याएं आई, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अधिकारियों को तत्काल जन शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए और साथ ही आयोग की बैठक में जो अधिकारी नहीं पहुंचे उन्हें नोटिस देने के भी निर्देश दिए। आयोग की ओर से अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया गया तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। देखिए, कुछ अधिकारियों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे जो जवाब नहीं दे पाए। हमने उनको नोटिस करा है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और अभी 20-22 फाइलों की सुनवाई हुई है। अभी आधी सुनवाई हुई है, आधी सुनवाई होनी है। और जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, सुनवाई में सहयोग नहीं कर रहे, हमारा मन है एक बार हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं। अगर हमारे स्पष्टीकरण पर वो अधिकारी आयोग के सुनवाई में सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनके तहत कार्रवाई करेंगे। तो क्या अधिकारी बेलगाम हो गए आपकी सरकार में? देखिए, मैं सरकार की बात नहीं है, ये आयोग एक जो है संवैधानिक पद है और इसमें सरकार का कोई प्रतिक्रिया करनी उचित नहीं होगी और सरकार ना कोई सरकार का इसमें लेना देना है। लेकिन अधिकारी क्यों नहीं आ रहे? देखिए, अधिकारी जो है जांच हो सकता कुछ जांच से बच रहा हो, जांच नहीं करी हो पूरी, और क्यों नहीं सहयोग कर रहा है ये स्पष्टीकरण के बाद पता लगेगा। इसके अलावा जो जांच रिपोर्टें आई हैं उन जांच रिपोर्टों में ऐसा लगता है कि अधिकारियों को या तो जानकारी का अभाव है, पूरी जानकारी कानून की नहीं है, कुछ अधिकारी मामला दूसरा है और उसका बार बार हवाला दे करके जांच को जो है टाइम लगा रहे हैं, जांच को ख़राब कर रहे हैं। उन अधिकारियों को हमारी चेतावनी है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।